नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग बीएचयू की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स। और फिजिक्स में अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें से इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी का नंबर आता है। उसमें इस समय जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो मैग्नेट के ऊपर है, चुंबक के ऊपर है। और इसमें ये देखिए, आप जैसा पढ़ पा रहे होंगे, पार्ट 4 है ये, ठीक है। इसके पहले मैंने पार्ट 3 पार्ट कवर कर चुका हूँ। अगर अब तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके मेरा सजेशन है कि बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए। वो आपके इनकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आ जाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, काउंटर करने में उसको सक्षम रहेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आई थिंक कि आप लोग कंटिन्यूटी बना के अच्छे से देख भी रहे होंगे। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले बीएचयू के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं कुछ आईआईटी जेईई एंड एआईईई के क्वेश्चंस को, क्योंकि क्या करता है बीएससी मैथ और बायो में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप हो जाता है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। आप लोग का एग्जाम भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो आप लोग रेडी रहिए अपने एग्जाम के लिए, जिससे आपको एग्जाम में बैठने के बाद में आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी आपके मन में फोबिया ना हो, स्टीरियोटाइप मत बने, बिल्कुल भी एकदम निडर होकर जाइएगा एग्जाम में। अब निडर होकर जाने का मतलब क्या है? आप कब जा सकते हो निडर होकर? 2 ही केस हैं, 2 केस हैं आपके पास। देयर आर 2 टाइप ऑफ केसेस जिसमें आप निडर होकर जा सकते हो। या आप तो बिल्कुल नहीं पढ़े हो, जो कोई आपका दोस्त है, जब आपका दोस्त गया वो बिल्कुल एकदम पढ़ाई मस्त होके कुछ नहीं पढ़ाई किया, तो वो भी निडर होके जाएगा। वो जानना है मेरा निकलने वाला वैसे भी नहीं है, जाओ आराम से बैठ कर पेपर दे के चला है। और एक दूसरा निडर होके जो कौन जाता है, जिसको पूरा कॉन्सेप्ट फुल क्लियर होता है कि नहीं, क्वेश्चंस कोई भी आएगा, आई एम एबल टू सॉल्व टू दैट क्वेश्चंस, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सक्षम हैं। ओके, तो ये 2 टाइप में, तो 2 टाइप में आपको कौन बनना है, सिलेक्शन लेने वाला या ना लेने वाला। ऑफ कोर्स कि आप सिलेक्शन लेने वाले पे ही बात सोच रहे होंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अच्छा, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो लगता है जितने लोग चश्मा लगा के आए हुए एग्जाम में, ठीक है, गर्ल्स आर बॉयज, पक्का इसी का सिलेक्शन होगा, हमारा तो होगा नहीं, चश्मा लगा के आया है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो देखा, चश्मा लगा के जो आया है ना, पक्का सिलेक्शन उसका हो जाएगा। ये थोड़ा सा अंडर फोबियो टाइप का बन जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप एग्जाम में क्या करते हो, जैसे मान लो आपको पेपर मिला, आप पेपर स्टार्ट कर दिए करना, आप आधे घंटे बाद सिर उठा के देख रहे हैं, आपको मान लेते हैं, आपको सपोज डेट कि आपको नहीं आ रहा हो, मे बी ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन सपोज डेट कि आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन, आप सिर उठाए, आपने देखा सबका सिर डाउन है, सबका हेड डाउन है, मतलब ये है कि सभी लोग को आ रहा है इस हॉल में, केवल मुझे नहीं आ रहा है, मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं, सब लोग कर रहे हैं, मैं ही नहीं। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हो कि सभी लोग के साथ वैसा ही बिहेवियर हो रहा है। बट होता क्या है कि जब आप सिर नीचे करके पढ़ रहे होते, जब लगा रहे होते हैं, तो कोई दूसरा सिर ऊपर उठ करके देख रहा होता है, अच्छा मतलब हम ही ऐसे हैं जिसको नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, 1 एम्पियर नहीं लिखा है भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए मैग्नेट मेक्स 5 ऑसिलेशंस पर मिनट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि एक हमारा चुंबक है, मैग्नेट है, वो हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के उसके अंडर में वो 5 ऑसिलेशन करता है। मतलब क्या करता है, 5 दोलन प्रति मिनट करता है। अच्छा, और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0.3 गॉस, 0.3 गॉस। गॉस आपको यूनिट पता होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। अच्छा, बाई व्हाट शुड द फील्ड बी इंक्रीज्ड सो दैट द मैग्नेटिक मेक्स 10 ऑसिलेशन पर मिनट। मतलब ये कह रहा है, सिंपल सा समझो कि हमारे पास एक जो है मैग्नेट है, वो अर्थ के मैग्नेट के संपर्क में आता है जब, तो 5 दोलन प्रति मिनट कर रहा है, मतलब 5 ऑसिलेशन पर मिनट। तो हम लोग ऐसा क्या करें, कितना इंक्रीमेंट कर दें उसके मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ वाले में। अब आप तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है, नहीं बढ़ा सकते हो, तो आप सोच रहे हो, ये मान लो आप आर्टिफिशियल अर्थ मान रहे हो, ठीक है, तब तो बढ़ा सकते हो, आप कोर्स बढ़ा सकते हो। तो कितना बढ़ा दें कि उसका जो दोलन है प्रति मिनट 10 हो जाए, कितना हो जाए, प्रति मिनट पे 10 हो जाए, 10 ऑसिलेशंस पर मिनट हो जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को शायद आपको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, क्वेश्चन को कैसे काउंटर करें। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ डायरेक्टली, आप उस फार्मूले की हेल्प से यू कैन सॉल्व। देखो, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है,
सर फ्रीक्वेंसी कहाँ गया? हाँ, इसमें तो फ्रीक्वेंसी मैंने नहीं पढ़ा है। अरे सुनो पहले अभी को रिलेट करता हूँ, सुनो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर का रूट 1/2 पाई अंडर का रूट m BH/I। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हमने क्या लिखा? फ्रीक्वेंसी I इज इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी I इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 पाई MBH/I। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही होना चाहिए? अब सर इसमें फ्रीक्वेंसी का आप कैसे यूज कर रहे हैं, M को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, BH को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, I क्या है? देखो जो आपको ये दिया हुआ है 5 ऑसिलेशन पर मिनट, वो क्या है? 1 मिनट में ऑसिलेशन कितना कर रहा है? 1 मिनट में, पर मिनट में ऑसिलेशन, चक्रों की संख्या, और वही तो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वही फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक फ्रीक्वेंसी आपका स्टार्टिंग में दे रखा है, कहाँ गया ये, और एक फ्रीक्वेंसी फिर 10 करना है आपको। आप कह सकते हो, इसको लिखो n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट MBH/I। बताता हूँ इस फार्मूले का पूरा मीनिंग क्या है। n फ्रीक्वेंसी है हमारा, m हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और सॉरी m हमारा क्या है? I इंटू A, मैग्नेटिक मोमेंट है भाई। m इज इक्वल टू I इंटू A, तो सर I A रख दें, I कैंसिल हो जाएगा, पर I यहाँ पे क्या है? एकदम पगला हो। I इज इक्वल टू क्या है? I इज इक्वल टू यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्वाघूर्ण। बहुत भयंकर सा मीनिंग ढूंढ के लेकर आया था। जड़त्वाघूर्ण हिंदी में बोलते हैं इसको जड़त्व आघूर्ण, या जड़त्वाघूर्ण पूरे एक में बोल दो। इसको आई बोलते हैं। इसमें आई क्या होता है आपको पता है? ये जो हमारा आई आया हुआ ये करंट है, तो क्या करंट और ये बराबर हो जाएंगे? नहीं। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या पढ़े हो? एक होता है मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया जाता है। अगर कोई वस्तु, हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ते हैं? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई वाह बल ना लगाया जाए। तो इसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसका मतलब क्या होता है? जड़त्वाघूर्ण ये क्या करता है? जो कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस पे, अगर रोटेट कर रही है ऐसे करके, उसमें वो रोटेट करने के लिए उसमें वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। तो वो रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है, माप होता है, वो होता है हमारा जड़त्वाघूर्ण। तो इतना हमारा अभी वो मतलब नहीं है। अच्छा ये बताओ, 1/2 पाई कांस्टेंट है, m मैग्नेटिक फील्ड, ये तो सॉरी m मैग्नेटिक मोमेंट बदलने वाला नहीं है, I हमारा बदलने वाला नहीं है, बदलेगा क्या और क्या? BH। तो इसका मतलब लिख सकते हो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH अंडर रूट, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट BH। अच्छा चलिए देखते हैं इसको कैसे काउंटर करेंगे। तो जब हमको ये पता चल गया सर कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BH के, अच्छा ये भी समझ लो BH तुम्हारा यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्षैतिज। इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो n1/n2 बराबर क्या ले सकते हैं आप? अंडर रूट BH/BH(1/2) लिख लो। n1 के लिए जब BH1 तो n2 के लिए BH2 नहीं होगा। अब n1 हमारा कितना है? 5 है, n2 हमारा कितना है? 10 है, अंडर रूट BH हमारा कितना है? 0.3 शायद था, और ये मान लेते हैं x है, हाँ 0.3 है। चलो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको कट कर दिया, तो 1/2 आ गया, 1/2 और अंडर रूट पॉइंट में 3x। यहाँ से आप क्या करोगे? 1/4 इज इक्वल टू पॉइंट में 3 अपॉन में x, दोनों का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ से क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1.2 गॉस। हो सकता है आपको यूनिट घुमा के लिख दे, आपको यूनिट भी पता होना चाहिए कि किस में यूनिट में लिखा। हो सकता है यूनिट कुछ और लिख दे टेस्ला उसला में, ठीक है? तो आप 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कराओगे। अच्छा तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई, तो यही हमारा जो x की वैल्यू, यही तो हमारा BH2 है। तो मतलब अगर आप इतना एक्सटर्नल फील्ड दे दोगे तो ये 1.2 गॉस पे वो 10 ऑसिलेशन पर मिनट करने लगेगा। क्या आपको समझ में आया? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही इसके लिए।
इस फार्मूले को याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपको ऐसे दे देगा, आपसे पूछ लेगा आवर्तकाल, टाइम पीरियड, तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका व्युत्क्रम ले लेना, 1 अपॉन करके बाकी सब पलट देना, तो BH इसके कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए। अगर आप हमारे ऑनलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ना चाहते हैं, BHU वॉट्स, जिसका जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, BHU के डिफरेंट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। BA आर्ट एंड सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ बायो एंड नर्सिंग, LLB एंड BLLB BCom एंड आल्सो CHS 9th क्लास एंड 11th। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस क्लास को ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है शिक्षा वर्ल्ड ऐप, आप इसके थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और इनरोल शुरू हो चुका है सेकंड बैच के लिए। फर्स्ट बैच तो काफ़ी टाइम चल रहा है, सेकंड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत लंबा चौड़ा है क्वेश्चन और आंसर बहुत छोटा सा। क्या लिखा हुआ है, लिख रहा है कि एक प्रोटॉन है, देखो लिख रहा है कि ये कोई प्रोटॉन है और वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, प्रोटॉन है और मैग्नेटिक फील्ड में एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक प्रोटॉन मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू द रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन द वेलोसिटी। मतलब ये नहीं कर रहा है कि केवल मैग्नेटिक फील्ड में, वो कह रहा है कि उसके चाल में, वेग में बिना चेंजिंग आए हुए आराम से मस्त की तरह से ऐसे करते हुए जा रहा है हमारा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन है तो चार्ज पार्टिकल भी आवेशित कण है। अगर E और B, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिस्पेक्टिवली व्हिच दिस रीजन ऑफ स्पेस में हैव देन इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम। मतलब ये कह रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे ये कह रहा है, आप हमसे बताओ कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा कि मतलब आपको गलत, मान लो अगर हम कहते हैं हमारा ये गलत है, तो इस पोजीशन में आप प्रूफ करके दिखाओ कि जो उसका वेलोसिटी है वो चेंज हो जा रहा है और बाकी तीनों पे चेंज नहीं हुआ है, तभी तो सेटिस्फाई करोगे, दोनों बराबर होगा। तो इसी को हमको बताना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका कोई फार्मूला नहीं है। अब आप एक एक उठाओ ऑप्शन और चेक करना स्टार्ट करो। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, E बराबर 0, B बराबर 0। अरे भैया इसको आंख मूंद के मार दो, ये तो सही है ना, ये सही स्टेटमेंट है। अरे जब E भी 0 हुआ, B भी 0 हुआ, कोई फील्ड ही नहीं है, आराम से मस्त की तरफ जा रहे हैं दौड़ते हुए, बताओ। अरे जब पूरा रोड खाली हो और हमसे कहो दौड़ो, तो क्या कोई दिक्कत होगी दौड़ने में? दौड़ने में तब दिक्कत होगी, भीड़ आ जाएगा। आप सर पर दौड़े जा रहे हो, तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, पहला हमारा सही है। दूसरा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, E बराबर 0, तो नीचे से चलते हैं। E चौथा कंडीशन क्या है, E इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमारा वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं, हमको कंडीशन खोजना है कि किसमें हो सकता है या नहीं। तो होगा, इसमें हो सकता है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इसका मतलब एक फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू QE। ये हमारा 0 नहीं है, मतलब ये फोर्स लगाएगा QVV। सपोज दैट जनरल फॉर्म हम लोग ले लिए हैं, F इज इक्वल टू QE और F इज इक्वल टू QV। तो हो सकता है कि ये पार्टिकल है और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा वो ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा नीचे की तरफ, ये मान लेते हैं FM है और ये हमारा FE है। और हो सकता है दोनों बराबर हो जाएं, और जैसे ही FM बराबर FE होगा तो क्या उसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आएगी? कभी नहीं आएगी चेंजिंग, खत्म चेंजिंग, उसकी चेंजिंग कभी नहीं आने वाली है। दोनों फोर्स बराबर हो गए, आराम से फिर मस्त होकर बैठेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। इसको चेक करते हैं, देखो इसमें क्या है, अगर हमारा E इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0 दे दिया है, बताओ। और एक कंडीशन बचा हुआ है दूसरा वाला, ये तीसरा था और ये दूसरा कंडीशन बचा हुआ है ये कि E इज इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझो फिर से। सबसे पहले हम लोग के चलते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा हमारा क्या है, E हमारा 0 हो जाए और B हमारा 0 ना हो। अब भैया साहब देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ और B 0 हो गया है और B हमारा 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है वो पार्टिकल आया और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करने लगा। और जैसे मैं कि आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर पैरेलल मूव करेगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और फिर से मस्त मौला की तरह चलेगा। लेकिन ऑप्शन हमारा गड़बड़ कर देगा ये। इसका मतलब हमारा सही, जो गलत इसमें से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। क्योंकि जैसे ही आप ऐसे लिखोगे इसको कि E इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0, इसका मतलब उस पर फोर्स लगने लगेगा
F इज इक्वल टू क्यू ई का, चाहे समांतर चलो, उसके पैरेलल चलो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा होकर चलो, लगाएगा फोर्स और तुम्हारी वेलोसिटी को चेंज कर देगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बात समझ में आ गई, मजा आ गया, तो फील आ गया पूरी चीज का। चलो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला पूछ रहा है। अब आपको फार्मूला याद होगा तो आप अपना डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे आपको फार्मूला नहीं याद आया एग्जाम में, तब आप कैसे इसको लगाओगे? अरे मतलब कोई फार्मूला तो याद होना चाहिए, ऐसा नहीं फार्मूला याद नहीं हमने, आप ट्रिक बताने में जा रहा हूँ एकदम। वीडियो देखोगे ना, बिना फार्मूले के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टीनी मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज, क्या होता है? ये कह रहा है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये मान लेते हैं साउथ पोल या मान लेते हैं नॉर्थ पोल, या नॉर्थ और साउथ कुछ भी मान लो। अगर कहता है एक्सियल पॉइंट इसके, तब तो इस पॉइंट पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एक्चुअली में ये बता दो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या पूछ रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे कितना होगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि इसके अगर आप ये पॉइंट ले लो, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटोरियल, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निरक्षीय स्थिति। इसको अक्षीय और इसको निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। इस पॉइंट पे क्या होगा? मान लो हम फार्मूला भूल गए, लेकिन आपको इलेक्ट्रोस्टैट का फार्मूला याद है कि नहीं? आपको हमने आपसे बताया था, अगर ये माइनस क्यू है और ये हमारा प्लस क्यू है, मान लेते हैं इसके जब यहां तक पॉइंट पे पहुंचता था P, मान लेना सॉरी Q पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या फार्मूला यूज करते थे? आप लगाते थे K, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3, याद आया? और जब इसका ये पॉइंट पे निकालते थे आप, मान लेते हैं R पॉइंट पे, ये हमारा Q पॉइंट पर है, और जब आप R पॉइंट पे निकालते थे तो आप लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। अरे सॉरी, ये r² है, 2p/r² और ये हमारा p/r²। बस इसी का एनालॉजी कर दो, कंपैरिजन कर दो, आपका फार्मूला चटपट निकल के चलाएगा। तो ये तो हमारे फार्मूला EQ वाला तो काम का नहीं है, क्योंकि ये तो हमसे पूछा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा ये फार्मूला काम का है, इसी से हम लोग निकाल देंगे। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वहां पे μ0/4 पाई यूज करते थे आप, याद आया कुछ? और P के स्थान पे आप लोग यहाँ पे क्या बोलते थे इसको? मैग्नेटिक इसको बोलते थे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m और अपॉन में r²। लो फार्मूला निकल के बाहर चला आया। क्या कुछ गड़बड़ी हुई? इलेक्ट्रोस्टैट का फार्मूला आप रटो ना, केवल आप इलेक्ट्रोस्टैट का फार्मूला रटो, आपका मैग्नेटिक पूरा कंप्लीट। आप केवल इलेक्ट्रोस्टैट का फार्मूला रटो, आपका पूरा ग्रेविटेशन का फार्मूला कंप्लीट। जो बच्चे क्लासरूम में पढ़े उनको पता होगा अच्छी तरीके से सब, ठीक है ना। तो आप एनालॉजी की मदद से इस टाइप के क्वेश्चंस को एनकाउंटर करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको तो ये ऑप्शन दोनों काट देना था, RQ वाला। आपको डिफरेंस कहाँ दिखाई देता इसमें कि m लगाए 2m लगाए, m लगाए 2m लगाए, m लगाए 2m लगाए, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग चले आगे। तो इस हिसाब से अपना काउंटर करना कि क्वेश्चंस को किस तरह से हमको इनकाउंटर करने हैं क्वेश्चंस, ओके। नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको, नहीं तो आप फार्मूला रटोगे यार, कितना फार्मूला रटोगे आप, ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारा एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा है, क्या है? अल्फा है, अल्फा। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों यूनिफॉर्मली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन, और दोनों एक साथ कहते हैं चलो घुसो, तो परपेंडिकुलर लंबवत आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो कह रहा है द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी द n टाइम्स दैट ऑफ। तो ये कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है अल्फा पार्टिकल का, अल्फा कण का, वो प्रोटॉन के आवर्तकाल से, उस प्रोटॉन के टाइम पीरियड से n गुना ज्यादा है। तो n की वैल्यू क्या होगी? अच्छा जरा याद करो, पहला लेक्चर जिसने देखा है उसको मैंने एक फार्मूला बताया था
कि जब कोई परपेंडिकुलर मोशन में आता है तो उसका पाथ सर्किल हो जाता है, ये तो आपको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल एंट्री लेता है परपेंडिकुलर तो उसका पाथ ऐसा टाइप का हो जाता है। और इस टाइप के लिए हमने क्या कहा, सेंट्रीपिटल फोर्स आप केंद्रीय बल लगाते हैं और आपको एक फोर्स लगता है मैग्नेटिक वाला, V से B कैंसिल होता है, यहाँ से आप अप्लाई करते हो R इक्वल्स टू mb/qb। अच्छा, T बराबर फिर मैंने बताया था दूरी बटे चाल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे B आपने रख दिया और 2 पाई और यहाँ पे हमने रखा R की वैल्यू mb और अपान में qvb, तो B से B कैंसिल होता था और T बराबर हमको मिलता था 2 पाई m अपॉन qv। अच्छा सर हमारा आंसर आ गया। अरे रुको अभी यार भाई साहब, ये कहाँ आंसर आया, ये तो हमने एक फार्मूला आपको ड्राइव किया, एग्जाम में आप भूल जाओ, आप डायरेक्ट याद रखो, ज़्यादा सही है आपको। अच्छा तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, T हमारा जो है 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, B हमारा कांस्टेंट है, M और Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब T हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ M अपॉन Q के। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, बात आपको समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई बात? सर अभी आप तो कुछ समझाए नहीं। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा जो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम पीरियड है आपका वो क्या है, m अपान क्यू पे है। देखो m अपान क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपान क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चलो इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड अलग से लगता है, तो इसका मतलब हुआ T अल्फा अपॉन T प्रोटॉन अगर आप निकालो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, m अल्फा अपॉन में m प्रोटॉन इनटू में q ऊपर जाएगा तो q प्रोटॉन अपॉन में q अल्फा। बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने सही लिखा कि नहीं, रिलेशन लिखना समझो, T अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो m अल्फा p है, mp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है q के, तो अल्फा यहाँ p वहाँ। अब थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए इसकी थोड़ी बहुत खूबियाँ, व्हाट इज डैट खूबियाँ, वो है आपको पता है कि 2Hi4 होता है, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, बता चुका हूँ। तो इसका मतलब जो मास ऑफ अल्फा होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। अरे भैया 2Hi4 लगा हुआ है, जरा इधर देखिए, और जो इसका Q ऑफ अल्फा होता है वो 2 टाइम्स होता है Q ऑफ P के। बस यही आप रिलेशन पता करना, ये आप याद रखना, इससे क्वेश्चन हर साल हमेशा हम पूछे ही जाते हैं। अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना ज्यादा होता है। देख लो 2Hi4 याद रखना क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को आप कैसे लिखते हो, ZXA, क्या लिखते हो, ZXA। तो Z मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक, A बराबर परमाणु भार, मतलब Z बराबर एटॉमिक नंबर और A बराबर एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट हमारा 4 है, ये हमारा ये हो गया, बस कुछ नहीं, सस्ता एकदम मजा वाला आ गया फीलिंग। क्या लिखोगे, M अल्फा हमारा 4 MP के बराबर है, 4 मध्य प्रदेश, MP हमारा फिर आ गया नीचे, चलो अच्छा QP क्या है, QP वैसे रहने दो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से QP बराबर Q अल्फा बाई 2 रखेंगे, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो अपने सारे मैटर को, बताओ सारे मैटर को मत, बहुत कम मैटर को कॉम्प्लीट करने जहाँ पे ना चलने लायक रहे। अब लो MP कैंसिल, QP कैंसिल, 2 से काटा, अब T अल्फा आया 2 टाइम्स ऑफ, ये देखो। और क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे, क्वेश्चन ने कहा था T अल्फा जो है n टाइम्स है प्रोटॉन के, तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से एनालॉगी करो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आई कि नहीं, बताओ n की वैल्यू 2 आ गई ना, मजा आ गया, n की वैल्यू 2 आ गई, फीलिंग आया, बताओ फीलिंग आया कि नहीं, n बराबर 2। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि AI-EEE 2004 का क्वेश्चन है। देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि सबसे पहले 2 हमारे वायर हैं, तार हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो एक में I1 करंट जा रहा है, एक में I2 करंट जा रहा है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे I1 एंड I2 करंट, तो उस पर फोर्स लगेगा, आपने पढ़ा होगा 1 न्यूटन का डिफिनेशन, 1 एम्पियर का डिफिनेशन आज से पढ़ा कि नहीं आपने। ये 2 वायर, इसमें I1 इसमें I2, ये रिपल करते हैं दूसरे को और उल्टा रहेंगे तो आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस अगर d हो तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, F इज इक्वल टू
बताओ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में D इंटू में L। क्या आपको समझ में आ रहा? सॉरी 4 पाई भी होता है ना। चलो ढंग से लिखते हैं थोड़ा फार्मूला, F/L म्यू नॉट अपॉन, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमको इस फार्मूले में सस्पेंशन नहीं लग रहा है। F/L इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में I1 I2 अपॉन D। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो यहाँ पे फार्मूला क्या, ये हमारा फार्मूला गिवन है। मान लेते हैं इस क्वांटिटी को हमको पता नहीं कंफर्मेशन क्या है, वैसे कांस्टेंट है हमारे, इसमें यूज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट से हमारे यूज होने वाला नहीं है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन है क्या। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वायर में, जो हमारा वायर है ना, एक वायर में हम अपने इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, हाँ देखो लिखा हुआ है, वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स। बताओ, उसने कहा कि हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, ओके 2 टाइम्स हम इंक्रीज कर देते हैं, और इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स, और उसका डायरेक्शन उसे उठा के पलट देते हैं, उसका डायरेक्शन पलट देते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पे मुझे यहाँ तो उम्मीद है यहाँ पे 2 होगा शायद, म्यू नॉट अपॉन में 2 इंटू में I1 I2 अपॉन में D, वही होगा शायद, रुको बता, ठीक है, कभी कभी दिमाग से मिस हो जाता है। चलो सॉल्व करते हैं, खैर देखते हैं क्या आएगा। ओके चलो ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी आंखों के सामने एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस IEEE 2004 का है, 2004 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं पैटर्न हम लोग का कैसे होता है इस टाइप का। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 वायर हैं जो आपस में पैरेलल हैं, उसमें करंट एक में I1 जा रहा है, एक में I2 जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ऐसे वायर हैं और I1 इसमें करंट जा रहा है और इसमें I2 जा रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर D है, तो उनका जो फोर्स लगता है उस पर, जो फोर्स एक्ट होता है उन पर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में I1 I2 अपॉन D इंटू में L, और वही आप L को ट्रांसफर कर देते हो। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एक का डायरेक्शन उठा के हम पलट देते हैं और 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स शायद बोला गया, हाँ इंक्रीज 2 टाइम्स। आप क्वेश्चन पढ़ लेना पहले, तब हम जो समझा रहे हैं उसको समझना। और उसका रिवर्स कर देता है, तो पूछ रहा है कि क्या रेशियो होगा उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग अब रेशियो निकालते हैं कि उन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा। देखो सबसे पहला जो F हमारा निकलेगा वो तो आराम से निकलेगा 2 पाई I1 I2 अपॉन में D इंटू में L। कोई दिक्कत दुख परेशानी नहीं है, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान के सुला दिए। F डैश आप देखो म्यू नॉट, अरे भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाला है नहीं। मान लिया I1 को हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 2I1 कर दिया, और ये भाई माइनस हो जाएगा, रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। I2 अपॉन D और डिस्टेंस को भी बढ़ा दिया गया है। अरे आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लो भाई साहब। आप देखो 3 टाइम्स बढ़ाया गया है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। देखो इज आल्सो इंक्रीज टू द डिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज टू 3D कर दिया गया है, ठीक है। चलो F डैश अपॉन में F, देखो कितना रिसीव होगा आपको, F डैश अपॉन F करो तो आपको मिलेगा, और नहीं तो ऐसे करो, अगर आपको काटने पीटने में दिक्कत हुआ करे तो मैं आपके लिए सहजता के लिए बता रहा हूँ, इसी को इस फॉर्म में बदलने का प्रयास करो। I1 I2 यहाँ से खींच लो, I1 I2 अपॉन, और यहाँ से D ले लो, और आपको बगल क्या करना पड़ेगा, माइनस में 2/3 इंटू माइनस में 2/3 इंटू में L। इस पूरे क्वांटिटी को आप ले सकते हो। अब देखो F डैश इज इक्वल टू आप ले सकते हो F इंटू में माइनस में 2/3, ये आंसर आ गया आपका। अरे यार वही तो आया, F डैश इज इक्वल टू माइनस में 2 F/3,
बताओ, बस फार्मूला अगर आपको याद था तो आप IEEE के जो क्वेश्चंस आए हुए थे 2004 में, इसको आप काउंटर करने में बस, लेकिन ध्यान रखना उसका साइन का, चिन्ह का। मैं देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अभी यहाँ पे नहीं है सच, मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया, लेकिन हो सकता है आपको एक ऑप्शन और दे देता प्लस में 2f/3, तब आप लोगों को दिक्कत हो जाती है उस इन दैट कंडीशन। तो थोड़ा सा संभल के आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमको दे रखा है कि हमारा एक लूप है और लूप से 4 सेंटीमीटर, उसके लूप है उसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर पे मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखा है, कितना है 54 माइक्रो टेस्ला, 54 माइक्रो टेस्ला है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पर इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमारा 4 सेंटीमीटर पे उतना है तो ये सेंटर पर उसकी वैल्यू कितना होगी। लूप के बारे में इसकी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ, सारा वहाँ पे आप जाके डिटेल्स में देख सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली सारा फार्मूला ही लिखेंगे, बार बार वही फार्मूला नहीं रिपीट किया जाएगा। अब देखो B इक्वल्स टू हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, μ0I r स्क्वायर अपॉन में 2 r स्क्वायर, सॉरी r क्यूब था, और प्लस x स्क्वायर की पावर में 3/2। कैलकुलेशन फास्ट जरा करना। अब यहाँ पे देखो 54 माइक्रो टेस्ला, μ0 वैसे रहेगा, I वैसे रहेगा, r देखो रेडियस कितना है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर का, तो 3 का क्यूब 27 अपॉन में 2 ऐसे रहेगा, r स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर 4 16 की पावर में 3/2। अरे भैया 16 नहीं होगा, 4 है, सेंटर से डिस्टेंस होता है x, ऐसे बनता है, ऐसे P पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, r डिस्टेंस पे, इस टाइप का, इस टाइप वाला क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, 54, अब सुनो यहाँ से इसको कट कर दो तो 2 बचेगा, बचेगा नहीं, 27 दूना 54 होता है, 27 2 जा 54 होता है। तो μ0I इधर लेकर आओ, तो μ0I इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 माइक्रो टेस्ला, और इनटू में जाएगा 2, और इनटू में हो जाएगा 16 एंड 9 25 के पावर में 3/2, तो उसको लिखोगे 5 का स्क्वायर 3/2, 2 कट जाएगा 125 आएगा। तो μ0I की जो वैल्यू आपकी आएगी कितना हो जाएगा, देखो 125 250 125 हो गया, तो यहाँ से 2 बचा था, तो यहाँ से कितना हो गया 2 और इनटू में, बताओ कोई दिक्कत, सही लिखा कि नहीं भाई साहब, ये होगा ना, बताओ μ0I कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, और 500 माइक्रो में जाएगा, याद रखना 500 माइक्रो उसके साथ लगा हुआ है, और टेस्ला और सेंटीमीटर। अरे ये लेंथ वाला तो बचा था हमारे पास, हमने क्या किया 16 और 9 का 25 किया, 25 होने का 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर 5 के पावर क्यूब, तो 125 बचा, 125 इंटू 2 250 250, और इधर से हम लोगों ने इसको लेकर आया 2 को, तो हमको मिला 500 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई ना, अगर गड़बड़ी हुई तो फिर क्वेश्चंस का आंसर आना मुश्किल हो जाएगा। सेंटर पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अब देखो सेंटर पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेंटर के लिए आप क्या फार्मूला जानते हो, सेंटर के लिए बताओ, B इक्वल्स टू μ0I अपॉन में 2R, बताओ आता है ना यही, तो μ0I की वैल्यू डायरेक्ट रख दो 500, यहाँ से 500 माइक्रो टेस्ला, और 2 इंटू R, रेडियस कितना उसका, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है, हाँ 3 है, चलो। तो अब देखो 2 इंटू 3 हो गया, और μ0I की वैल्यू आपने यहाँ से क्या रख दिया है 500 माइक्रो टेस्ला। क्या आपको यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है ढंग से, ढंग की तो कोई वैल्यू शायद मुझे नहीं दिख रही है, 250 माइक्रो टेस्ला, 2 से कट करोगे तो 250 आएगा, एंड फिर यहाँ से आप चूंकि देखो हर एक चीज़ एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, कहीं कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। B इक्वल्स टू μ0I R क्यूब, ठीक है, R क्यूब हुआ 2 अंडर रूट R स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे हमको वैल्यू मिला था 54 माइक्रो टेस्ला हमने रखा, μ0I और 3 का हमने क्यूब कर दिया, रेडियस हमारा 3 था, तो 3 3 जा 9 3 जा 27,
2 हमने रखा और r की वैल्यू हमने क्या रखा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और x हमारा क्या था 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा हमने इसको काट दिया तो 27 2 जा कितना होता है 54, काटा तो सही हमने ना, हाँ ठीक है ये काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। म्यू नॉट आई बराबर हमने क्या किया 2 × 2 और 9 + 16 25, और 25 को लिखेंगे 5 का, ऐसा करेंगे इसको सॉल्व इस तरीके से 25 हो जाएगा, और 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर और 3/2, ये कटा 125 बचा, तो 125 ये हो गया हमारा 250, और 250 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 हो गया। और जो हमारा वो फार्मूला बनता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो सेंटर पे वैल्यू मिलेगी, तो r से r कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा r3। ओहो एक मिनट देखो, पहले फार्मूला हमने सही लिखा, बाद में हमने सॉरी फॉर दैट, एक मिनट, तभी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो, अरे देखो ऐसा होता फार्मूला म्यू नॉट आई r स्क्वायर, पहले सही लिखा था, अपॉन में 2 r स्क्वायर, तो प्रोसीजर पूरा वही है, ये पावर का कैंसिलेशन गलत हो गया। 54 माइक्रो टेस्ला, म्यू नॉट आई को ऐसे रहने दो, यहाँ पे जाएगा 9 और यहाँ पे आप लिखोगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 16 और 3/2, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेना। म्यू नॉट आई का कितना आएगा, देखो 9 से काटोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब इसको करो 4 माइक्रो टेस्ला इंटू में 2 इंटू में 125, अब आप करोगे तो आपको कितना आएगा, ये 250 हो जाएगा, और 4 माइक्रो टेस्ला, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे अब इसको करो कितना आ जाएगा 1000 आएगा माइक्रो टेस्ला। अब तो सही होना चाहिए ना, आर का स्क्वायर हमने, अब तो सही होना चाहिए। आहा ये 6 है, क्या 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 क्या, बहुत बहुत बड़ी दिक्कत। ये टोटल आपका आएगा आप 1500 माइक्रो टेस्ला। अब सेंटर पे जब आप निकालोगे BC करके तो आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 R, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से B एट C सेंटर पर म्यू नॉट आई की वैल्यू रखो 1500 माइक्रो टेस्ला, और यहाँ पे आपने रखा 2 और यहाँ पे आपने रखा 3, क्योंकि इसको 3 दे रखा था। यहाँ से काटोगे 500 और इसको काटोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 250 माइक्रो टेस्ला। ये हमारा आंसर हो गया 25। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया था फार्मूला, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया यहाँ से। अब मुझे लगा यहाँ पे RQ था, पहले सही लिखा था, फिर बाद में मुझे डाइवर्ट होना पड़ा R स्क्वायर। अब ये फिलहाल सही है, बस प्रोसीजर हमको देना था, म्यू नॉट आई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और म्यू नॉट आई की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से ले लेना था, बस इसमें और कुछ हमको कलाकारी नहीं करना था। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से, प्यारे से कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए फार्मूलों के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।